देवी भाइयों, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की इस युग ऋषि के विचारों की इस कड़ी में रखने से पहले गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। युग ऋषि कहते हैं कि संस्कृति को समझने के लिए सदग्रंथों का स्वाध्याय आवश्यक है, किंतु उसे जीवन में उतारने और स्वभाव का अंग बनाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का सानिध्य एवं सत्य परंपराओं का वातावरण उपलब्ध करना पड़ता है। छोटे बालकों का विकास अभिभावक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए करते हैं। घर के सभी सदस्यों को अपना स्वभाव व्यवहार ऐसा बनाना पड़ता है कि जिसका अनुकूल प्रभाव बालकों पर पड़े, अन्यथा कोरा वाणी का शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता। बालकों का अंततः अनुकरण प्रिय होता है, जो हम करते हैं उसी को फॉलो करते हैं। युग ऋषि कहते हैं कि संस्कृति की प्रथम कक्षा परिवार है तथा विद्या का आरंभिक पठन पाठन परिवार रूपी पाठशाला से ही शुरू होता है। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गरिमा बढ़ाने और बालकों का हित साधने की दृष्टि से सज्जनोचित रीति नीति अपनानी पड़ती है। संस्कृति की दूसरी कक्षा गुरुगृह में होती है। वहाँ पढ़ने पढ़ाने से भी अधिक लाभ दिव्य वातावरण का मिलता है। कैसा एटमॉस्फेयर है उस स्कूल का, उस गुरुकुल का, उसका पर पड़ता है। शिक्षा तो कक्षाओं में हो सकती है, किंतु संस्कृति का उपार्जन करने के लिए अभीष्ट स्तर का वातावरण चाहिए। प्राचीन गुरुकुलों में ऐसी व्यवस्था रहती थी। वहाँ निवास करते हुए अध्ययन करने वाले शिक्षार्थी को संस्कारवान बनाने का ध्यान विशेष रूप में रखा जाता था। ऐसा ही जो वातावरण बनाने के लिए हमारे यहाँ युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के युग ऋषि के स्वप्नों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जो सन 2002 से निरंतर अपना कार्य कर रही है। और उसमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अब आने शुरू हो चुके हैं, ताकि विश्व भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ उनका जो आपस में तालमेल बढ़ रहा है और आपस में आदान प्रदान शिक्षा का, और वहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर स्टूडेंट्स वहाँ जिस प्रकार विश्व में पहले ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी वैसी बनती चली जा रही। और भी ऐसी संस्थाएं होंगी जो ये अब काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो ऋषि आगे कहते हैं कि बालकों के लिए गुरुकुल देव संस्कृति को अभ्यास में उतारने के लिए आवश्यक अंग माने गए थे। प्राचीन कालीन ऋषि इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से भली भांति परिचित थे। ईश्वर संस्कारी स्वभाव मात्र पुस्तकों के सहारे नहीं बनता, उसके लिए प्रखर व्यक्तित्वों का सानिध्य और सामुदायिक परिचरणों में समाविष्ट सज्जनोचित परंपराएं चाहिए। केवल कथा मात्र सुनने से या अच्छे अच्छे विचार सुनने से आप देखेंगे कि कई वक्ता बहुत अच्छे बोलता है, बहुत अच्छे सत्संग भी करते हैं, लेकिन प्रभाव कितनी देर रहता है जब तक आप उस वहाँ पे बैठे हो। क्यों? क्योंकि कहने सुनने और वातावरण में उसका प्रभावी असर इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसके जीवन में अपने में कोई परिवर्तन नहीं आया।
और ना सुनने वालों में ऐसी चेष्टा होती है कि जो ये सत्य कह रहा है वो उसको मैंने अपने जीवन में भी उतारना है। वो तो केवल वहाँ एक मनोरंजन के तौर पर ये सारी बातें हो रही हैं। चाहे किसी भी कथानकों की बात कर लें, किसी भी विद्वान की हम बात कर लें, ये पहले हुआ करता था कि जो ऋषि परंपरा जिनको हम जैसे ऋषियों को हम बात कर रहे हैं, गुरुकुलों की बात कर रहे हैं, यदि उसको समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, तो उनके जीवन में उनको ढाला होता था। इसीलिए उनके जो इतने शिष्य जो जिनको हम पढ़ते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, हम उनको अवतारी चेतना तो कहते हैं, लेकिन उनके साथ और भी उनके संगी साथी थे, जैसे सुदामा जी हुए, अर्जुन हुए, भीम हुए, युधिष्ठिर जी हुए। तो ऐसे कई हम नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने उस गुरुकुल में रहकर उसको उस चीज़ को समझा और अपने जीवन में ढाला। वहीं दुर्योधन भी वहीं पड़ा, उसको जीवन में उतारा ही नहीं। तो जीवन में उतारने की तरफ ये युग ऋषि हमें इशारा कर रहे हैं कि जो गुरुकुल बने, जब परिवार जो बने, उसमें उनके अपने चरित्र चिंतन में भी वो बातें आए जो उसका प्रचार करना चाहते हैं। युग ऋषि आगे कहते हैं कि सुसंस्कारों का अभ्यास में उतारने योग्य वातावरण तथा व्यक्तित्वों का सानिध्य मिल सके तो ही आज भी शिष्य छात्रों का श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में डाल सकना संभव है। आज भी हो सकता है। आगे कहते हैं, प्राय लोग अर्थकारी शिक्षा को महत्व देते हैं। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने वाली विद्या की ओर अपेक्षा बरती जाती है। ऐसी शिक्षा देते हैं जहां आने वाले समय में उसकी इनकम बढ़े, बच्चे बच्चियों की, उसको बड़ा पैकेज मिले, ऐसा ही ध्यान में रहता है। लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति बने, ऐसी सोच बहुत कम रहती है। आगे कहते हैं गुरुदेव, इस भूल के कारण व्यक्तित्व का पिछड़ापन लदता है और ऐसे व्यक्तित्वों के बाहुल्य से समाज का अधोपतन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो देख रहे हैं हम, समाज के मूर्धन्य विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वे अर्थोपार्जन, क्षमता संवर्धन एवं क्रिया कौशल सिखाने वाली शिक्षा की तरह इस विद्या के विस्तार एवं विकास का प्रबंध करें, जिससे आत्म कल्याण और लोक कल्याण के उभयपक्षीय प्रयोजन सदते हों। शिक्षा और संस्कृति के दोनों सहयोग एक साथ बन सकें तो सर्वोत्तम, अन्यथा दोनों का स्वतंत्र रूप में विकसित होने दिया जाए एवं परस्पर पूरक बनाया जाए। शिक्षा के साथ विद्या का समावेश अधिक प्रभावी एवं सरल है। मनुष्यों ने समय समय पर अपने ढंग से संगीत, साहित्य, कला को इस प्रकार ढाला है कि वातावरण उनकी इच्छित संस्कृति के रूप ढाले जाए। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने के लिए ऋषियों ने गुरुकुल, आरण्यक चलाए तथा आश्रम बनाए। उस महान प्रक्रिया को अस्त व्यस्त नहीं होने देना चाहिए, ना ही निरुद्देश्य समझा जाना चाहिए कि ये बगैर किसी पर्पज के बने हैं। इन दिनों संस्कृति परिपोषण की अपेक्षा होने से ही सर्वतोमुखी अधोपतन के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसीलिए जो ऋषि कह रहे हैं कि उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं, कितनी इमोरल एक्टिविटीज़ और दूसरा जो चरित्र का पतन है वो कितना दिखाई दे रहा है, कितनी आपाधापी बढ़ती हम देख रहे हैं, कितनी भौतिकी दृष्टि, किसके पास कितना पैसा, कितनी कारें, कितनी कोठियाँ, बस इतना ही उसका नज़र है। लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, वहाँ रहने वाला या बैठने वाला, उस पोस्ट पे बैठने वो व्यक्ति कैसा है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। ये एक जिसको कहते हैं डाउनफॉल का मॉरल, जो हमारी जो एक व्यक्ति पूर्ण पर्सनैलिटी हुआ करती थी, उसमें डाउनफॉल के कारण योग ऋषि बताने का इसमें दृष्टि हमें हमारी दृष्टि में ला रहे हैं। आगे योग ऋषि कहते हैं कि जन्म से सभी नर पशु होते हैं। संस्कार संपादन से मनुष्य गौरवशाली बनता है।
आत्मीयता के विस्तार से व्यक्ति ऋषि बनता है तथा सेवा साधना के लिए समर्पित होने के उपरांत जीवन मुक्ति देवता कहलाता है। ये संस्कृति की 3 कक्षाएं हैं। जो इनमें से एक भी प्रविष्ट नहीं हुआ उसे नर पामरों की सृष्टि में गिना जाता है। नर इंसान के रूप में वो राक्षस हैं, पशु हैं, ऐसा युग ऋषि कह रहे हैं। शरीर की शोभा स्वच्छता, सुगठित स्वस्थे एवं वस्त्र अलंकारों से होती है, किंतु व्यक्तित्व को प्रखर एवं समर्थ बनाने में देव संस्कृति का ही प्रमुख योगदान होता है। असुर संस्कृति इसके सर्वथा विपरीत है। दर्शन और व्यवहार तो उसका भी है, पर उसे अपनाने पर मनुष्य दैत्य बनता है और उस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते नर पिशाच की श्रेणी में जा पहुंचता है। दानवी संस्कृति के अनुयायी रावण, हिरण्यकश्यप से लेकर हिटलर, मुसोलिनी, नादिर शाह, चंगेज खां अनेकों हुए हैं, पर वे दूसरों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने वाली विडंबना मात्र जुटा सके। अंततः अपने संबंधियों का और समूचे समाज का सर्वनाश करने की आत्म प्रताड़ना तथा लोक भर्त्सना के ही अधिकारी बन सके। जिस प्रकार शरीर के लिए अन्न, वस्त्र, निवास की आवश्यकता है, बुद्धि की प्रखरता के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए व्यक्तित्व के में देव संस्कृति का समाविष्ट होना भी आवश्यक है। नर पशु पेट प्रजनन अर्थात 2 जो वृत्तियां हैं जिसके ऊपर आज प्रमुख है कि मेरे पास क्या है, पेट का, सारा दिन पेट के बारे में सोचना और प्रजनन, बच्चों की वृद्धि करना, जहाँ दूसरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को विचारों से और वैसे संलग्न रखना, ये वृत्तियाँ ज़्यादा जन्म ले रही हैं। नर पशु पेट प्रजनन के लिए जीते हैं। नर मानवों को आदर्श और आदेशों का ध्यान रहता है, वे न्यूनतम में गुजारा करते हैं, आय व्यय में कटौती करके बचाए हुए समय, चिंतन, धन में प्रभाव, वर्चस्व को परमार्थ में लगाते हैं। सुसंस्कृतिक, बहुपाठित या बहुश्रुत को नहीं, उसे कहते हैं जिसे आदर्शों को अपने चरित्र चिंतन का अभिन्न अंग बना लिया हो। जैसे मैंने ऊपर निवेदन किया है, सुसंस्कृत, बहुपाठित, बहुश्रुत अर्थात बहुत पढ़ने लिखने वाले, जहाँ बहुत कुछ सुनने वाले, बहुत केवल उसी से चिंतन नहीं बदलता। चिंतन तो संस्कारों के द्वारा ही, सुसंस्कृत विचारों के द्वारा ही उसको हम अपने में ला सकते हैं। अर्थात अच्छे विचार सुन लेना, अच्छे विचारों को पढ़ लेना मात्र उसी से गुजारा नहीं होता, उसको जीवन में ढालने के लिए युग ऋषि हमें इशारा कर रहे हैं। अपने को ऐसा ढाल लिया हो जिसके संपर्क में आने वालों को भी उसी प्रकार ढलते चले जाए। कहना न होगा कि ऐसे व्यक्तित्वों की उत्पत्ति उच्च स्तरीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठापना से ही संभव है। युग ऋषि आगे कहते हैं, अति प्राचीन काल में भारतीय समाज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षणों पर पहुंच गया था और सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से अपना देश अति विकसित था। इस तथ्य को अब विदेशी लोग भी स्वीकार करते हैं। अभी भी भारतीय समाज और राष्ट्र को ऊंचा उठाने वाली प्रतिभा का अपने देश में अभाव नहीं है। फिर भी इस विडंबना को क्या कहें जो प्रगति और उन्नति के लिए पश्चिम की ओर ही निहारती, जो ट्रेंड है कि वेस्टर्न जो चीज़ है उसी को अच्छा मानती हैं। योग जब योगा बनकर भारत में आया तो उसको लोगों ने सराहा। इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ों कभी भी लोगों की रुचिकर बनी रहती हैं। इसीलिए युग ऋषि जी अपना ये दर्द भी व्यक्त कर रहे हैं कि ये विडंबना है कि उसी को एक पैमाना मान लिया जाता है उन्नति का, और इसको कहते हैं कि ऊंचा उठने का,
कि हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, जो बाहर से आया हुआ है, अपनी संस्कृति को गौण मानते हैं। इसी का दर्द व्यक्त युग ऋषि कर रहे हैं। विरासत के रूप में भारतीय संस्कृति के जो अवशेष अभी भी बचे हुए हैं या जीवंत हैं, उनकी उपेक्षा कर उपलब्ध तथ्यों को कवि कल्पना मानने तथा हल्के स्तर के आयातित ज्ञान विज्ञान में ही अर्थवेता खोजने की प्रवृत्ति आत्म स्मृति की ही नहीं, आत्म प्रवचना का भी परिचय देती है। योगेश आगे कहते हैं कि भारतीय शास्त्रों ने उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में जहाँ विमानों का प्रचलन था, हवाई जहाज जहाँ बनते थे, भारतीय वैज्ञानिक विमानों का आविष्कार करने में सफल हो गए थे। इस तरह के उल्लेख जहाँ कहीं भी आए हैं, उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर तथाकथित सो कॉल्ड जो एजुकेटेड हैं, शिक्षित समुदाय, इस विवरण का उपहास ही उड़ाया जाता है। आज भी देख लीजिए, मेडिकल साइंस पे पीछे IMA ने और जो हमारे मिनिस्टर थे, कभी उन्होंने कुछ बोला तो उसको ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने उसका जिसको मिथ कह के उसका मजाक उड़ाते रहे। इससे युग ऋषि कहते हैं कि इससे घटिया बात क्या होगी कि अपनी संस्कृति को ही नीचा दिखाने का ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि इस तथ्य का मजाक ही किया जाता था कि और कहा जाता था कि मनुष्य भी कहीं आकाश में पशु पक्षियों की तरह उड़ सकता है। कैसा बचकाना आविष्कार है। लेकिन जब वायुयान का आविष्कार बन कर लिया गया, तब वही जाकर लोगों ने यह माना कि ऐसा भी संभव है, और प्राचीन ग्रंथों, इतिहास के इन विवरणों की सत्यता को झिझकते किया। 100-150 वर्ष पूर्व की बातों को जाने भी दें, सोचा जा सकता है कि उस समय भारतीय मानस शताब्दियों से चली आ रही दास्ता के आक्रांत थे, उसके सफर थे, उस पर गुलामी का प्रभाव था। फलस्वरूप स्वतंत्रता में सांस लेने वालों की अपेक्षा गुलामी की घुटन में रहने के कारण लोगों का आत्मविश्वास घटा था, और हम उस संताप की अग्नि में बराबर झुलसते रहे थे कि हमारे पास वैज्ञानिक प्रतिभा का अभाव है। लेकिन अब तो स्वतंत्र हुए करीब गुरुदेव युग ऋषि ने जब लिखा 36 वर्ष लिखा, लेकिन आज तो हम 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं तब कहते कि हो चले, अब तो हो चले, इतना वर्ष हो चले हैं, फिर भी प्राचीन संस्कृति के प्रति, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति इतनी उदासीनता या उपेक्षा क्यों कि उसी लीक पर चला जा रहा है। ये युग ऋषि ने अपना यहाँ दर्द व्यक्त किया है। इन्हीं भावों के साथ आज की कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।